नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध सिंह। आज आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगा। इतिहास से रिलेटेड है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। स्टूडेंट जो हिस्ट्री के होंगे उन्हें डेफिनेटली पसंद आएगी। जिनका इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरेस्ट होगा उन्हें भी पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस कहानी का इंटरेस्ट इसलिए भी है, इस कहानी से एक नई सभ्यता का जन्म होता है। एक पुरानी सभ्यता का रूढ़िवादपन खत्म होके मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाती है। और एक सभ्यता कहते हैं कि सेमी मॉडर्न से रूढ़िवाद की तरफ जाती है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आज स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी है वर्तमान के इस्तांबुल से रिलेटेड। जो आज का इस्तांबुल शहर है, टर्की की राजधानी, कहानी इसकी है। ये कहानी है ओटोमन साम्राज्य की। ओटोमन साम्राज्य अर्थात उस्मानिया सल्तनत। मोहम्मद सेकंड द्वारा इस्तांबुल को जीता गया। उसके पहले उसके पिता द्वारा, मोहम्मद प्रथम द्वारा कई बार प्रयास किया किंतु नहीं जीत पाए। इस कहानी में कहीं ना कहीं मोहम्मद प्रथम का भी रोल था। वो बहुत अभिलाषी थे इसको जीतना। इसके किस्से कहानियां वो अपने लड़के को भी सुनाते थे। उसकी समृद्धशाली इतिहास उस इस्तांबुल का, उसके बारे में। तो वो भी बहुत, क्या कहते हैं ना कि लालायित था उस नगर को जीतने, उस पे कब्जा करने के लिए। 21 साल का था वो मोहम्मद सेकंड जब वो सुल्तान बना। उसकी माँ ने, एक उसकी जो सबसे छोटी माँ थी, वो रहने वाली थी सर्बिया की। वो हमेशा उसको समझाती थी, चढ़ाती थी, बताती थी कि तुम्हारी बेटा एक दिन विजय होगी इस्तांबुल के ऊपर। और वो दिन ऐसा होगा, वो दिन बृहस्पतिवार का दिन होगा और रेड एप्पल निकलेगा, उस दिन आपकी जीत होगी। रेड एप्पल वहाँ जो पूर्ण चांद निकलता है, वो जैसे ही सोफिया गर्सिया एक चर्च है, बहुत फेमस है, आज के टाइम में वो मस्जिद में कन्वर्ट कर दी गई है। सोफिया चर्च के पीछे से चांद निकलता है तो वो एकदम बहुत बड़ा साइज का दिखता है, एकदम गुंबज के बीच से निकलता है। उसे रेड एप्पल बोलते हैं। आप गूगल करेंगे तो आपको गूगल में फोटो भी मिल जाएगी। तो देखिए कैसे कड़ियां बनती जा रही हैं, एक उत्साह, एक जिज्ञासा और ललक जुड़ती जा रही है। तो मोहम्मद सेकंड ने उसे जीतने का प्रयास किया। उसे कहा जाता था कस्तूनतुनिया, और ऐसे उसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल। और वो था बेजेंटाइन साम्राज्य के अधीन। और ये जो इनका जो साम्राज्य था, ओटोमन साम्राज्य, इसके अधीन इनकी राजधानी अलग थी, वर्षा थी, बाद में अलग अलग बदलती हुई आई। और जब मोहम्मद सेकंड ने जीत लिया कस्तूनतुनिया को, तो इसको अपनी राजधानी बनाया। अब शुरू होता है कैसे जीता। उसकी माँ ने उसको समझाया कि इस तरीके से आप अगर करोगे। वो उसकी टीचर भी थी। जब वो शिक्षा लिया करता था तो वो ज़्यादातर टाइम अपनी उसी छोटी माँ के यहाँ बिताता था। तो टीचर भी थी उसकी एक तरीके से। वो मोटिवेट करती थी कि इसको तुम्हें जीतना है, जीत सकते हो। उसने सेना एकत्र की, एकत्र करके डेरा डाला। कहते हैं 7 सप्ताह तक डेरा डाला रहा, कोई सफलता नहीं मिली। तो कुछ चीज़ों का इनोवेशन हो चुका था यूरोप के अंदर, जिसको बोलते हैं बंदूक। स्पेन में बंदूक का आविष्कार हो चुका था। तो बंदूकची बुलाया मोहम्मद सेकंड ने। और बंदूक की बड़ी साइज की, मतलब आज की छोटी साइज की तोप, उस जमाने की बड़ी बंदूक उसने बनवाई। उसका नाम दिया उसने बसीलिका। बसीलिका से हम दीवार के एक हिस्से पे अटैक करेंगे ताकि ये दीवार टूट जाए। अब आप उसका, पहले मैं आपको भौगोलिक वो समझाता हूँ तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए, आप ऐसे देखिए, ये है नक्शा। ये इस्तांबुल लिखा दिख रहा है, इस्तांबुल। तो आप इसे जब जूम करेंगे तो एक क्रीक दिखता है जो आपको ब्लैक सी से मेडिटेरियन सी को जोड़ता है। ठीक, ये मेडिटेरियन सी को जोड़ता है। अब इस क्रीक क्रीक के बाद ये इस्तांबुल का पार्ट है। अब एक और क्रीक अंदर जाता है, तो इसको वो लोग गोल्डन गोल्डन हॉर्न बोलते थे। मतलब इसे जीता नहीं जा सकता, क्योंकि इस्तांबुल का 2/3 हिस्सा पानी में, एक हिस्सा जो पानी में नहीं था उसमें उन्होंने दो बड़ी बड़ी खाई और बहुत ऊंचे ऊंचे मचान और वो बाउंड्री बना रखी थी, जिसे अभेद कहते थे वो लोग। तो ये जो जगह है इसको गालाटा बोलते हैं। ये जो लिखा है ना, देखो, आप देखेंगे जूम करके तो उस पर आज भी गालाटा रोड लिखा हुआ है।
तो यहाँ गालाटा ये बोला जाता था। गालाटा उसको कहते हैं, जैसे आपने देखा हो कि आज एयरपोर्ट में, हर एयरपोर्ट में किनारे एक बहुत ऊंचा पिलर बना होता है। पिलर के ऊपर पूरा एक कांच का सिस्टम लगा होता है, जिससे हवाई जहाज उन सबों को उन पे नजर रखी जाती है। एक तरीके से कंट्रोल रूम होता है आधुनिक। तो उस जमाने में वो शिप जो आते थे, उन पे नजर रखने के लिए एक कंट्रोल रूम था। जैसा आपने देखा होगा पुराने जमाने में, इसका स्ट्रक्चर वैसा ही है। जैसे आप अगर गूगल में डालेंगे, अपने अंडमान निकोबार में साउथ पॉइंट पे जो इंदिरा पॉइंट है, उस पे उसी तरह का बना हुआ है, जिसमें रोशनी दिखाई जाती थी। तो गालाटक तक वो पहुंच गया। तो गालाटा से उसे अब दो ही रास्ते थे, एक तो सीधा समुद्री सीमा पार करके अटैक करना, और दूसरा ये था कि इधर से रोमानिया की साइड से आके अटैक करना है। तो ये यहाँ बहुत घना जंगल था, इस घने जंगल से आना। तो पहला उसने क्या किया कि सलमान बेग, उसका जो नौसेना अध्यक्ष था, उसने उसने जिम्मेदारी ली कि हम समुद्री मार्ग से अटैक करते हैं। अच्छा, उस जमाने में बैजेंटाइन साम्राज्य ने अपनी सुरक्षा एक इटालवी सेनापति जस्टिनी को दे रखी थी। जैसे आज के समय में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान ने अपनी सुरक्षा यूएसए को दे रखी, उसी तरीके से अब वो सलमान बे ने, नौसैनिक सेनापति ने अटैक किया समुद्री मार्ग से। उसको वो गोल्डन हॉर्न क्यों बोलते थे, वो भी एक कहानी है। वो क्या करते थे, गलाटा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, मजा आएगा इसको सुनने में, इस चीज को। ये जो क्रीक से जब ये अब अंदर जाएंगे, ये गोल्डन हॉर्न, तो जब यहाँ से अटैक करेंगे, तो उन्होंने क्या कर रखा था कि ये इस गलाटा से इधर इस क्रीक में एक पानी के नीचे से चेन डाल रखी थी कि अगर कोई शिप गुजरेगा और हम उसको हाथियों से खींच के, वो नहीं होते तो उस जमाने में, घुमा के उसको चेन को टाइट कर देंगे, शिप उसमें फंस जाएंगे। और जैसे ही शिप उसमें फंस जाएंगे, तो हम लोग किले की दीवार से अटैक करेंगे और उनके ऊपर आग फेंकेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये आग, इसको रोमन ग्रीक फायर बोलते हैं। ये बाद में, इस युद्ध के बाद ये कला ही खत्म हो गई। इसको बनाने, या तो इसको बनाने वाले नहीं रहे होंगे। जैसे अपने कुतुब मीनार के सामने एक लौरिया पिलर लगा हुआ है, लौरिया स्तंभ, उसमें जंग नहीं लगती है। स्टेनलेस स्टील का इजाद अभी हुआ है, लेकिन वो उस जमाने का स्टेनलेस स्टील है। माना जाता है कि वो श्रेणी ही शायद समाप्त हो गई, इसलिए वो आगे नहीं ले जा पाए। इसी तरह इस युद्ध के बाद भी रोमन ग्रीक के बारे में कोई नहीं बता पाया रोमन ग्रीक फायर था क्या। होता क्या था कि सिर्फ आपने रोक लिए, चेन लगा के फंसा लिए, फिर वो तीर में वो लगा के आगे के बार हेड में वो अटैक करते थे। और आदमी आग लगेगी तो सबसे पहले क्या करेगा, पानी से बुझाने का प्रयास करेगा, क्योंकि समुद्र है। उसमें यही खासियत थी कि जैसे ही आपने बुझाने का प्रयास किया, तो वो और भड़क जाती थी आग। इसलिए वो विशेष था रोमन फायर, ग्रीक रोमन फायर। तो सलमान बे की पूरी सेना क्या कहते हैं, जल सेना तहस नहस हो गई, समाप्त प्राय हो गई। किसी तरह बच के भाग के गया। और इस तरीके से मोहम्मद सेकंड को होपलेस हो जाना चाहिए, होपलेस नहीं हुआ, बहुत संघर्षशील युवा था वो, और उसने इस संघर्ष को आगे बढ़ाया। अब उसने रास्ता चुना समुद्र की जगह जमीन की तरफ से चलेंगे। और कहते हैं कि कई महीने लग गए उसको पेड़ कटवाने में और रास्ता बनाने में, वहां तक पहुंचने में। वो वहां तक पहुंचा। यूरोप में तब तक स्पेन में बंदूक का आविष्कार हो चुका था। तो उसने वहां से वो बंदूक बनाने वाले बुलवाए, और उसने बंदूक को बड़ी साइज के रूप में कन्वर्ट कराया, जिसको छोटी तोप कह सकते हैं, तोप का आविष्कार समझ सकते हैं। उसका नाम दिया बसिलिका। बसिलिका का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। और बसिलिका इतिहास में किस तरीके से है, जैसे पहले अग्नेयास्त्र होते थे ना, आग के गोले फेंके जाते थे या पत्थर फेंके जाते थे, जो रेहट टाइप के होते थे, उनसे फेंके जाते थे, उनको, उनकी जगह इसने, इस बसिलिका ने ले ली। जैसे आज के युग में परिवर्तन और क्रांतिकारी कदम है क्या, ड्रोन, ऐसे ही उस जमाने में ये बसिलिका क्रांतिकारी बनी युद्धों में। पहले युद्ध हाथियों से लड़े जाते थे, फिर स्पीडी हो गए युद्ध, घोड़ों से लड़े जाने लगे, फिर और स्पीडी हो गए जब गन आ गई, जल्दी जल्दी निर्णायक होने लगे। उसी तरह ये बसिलिका ने भी रोल अदा किया। मोहम्मद सेकंड ने डिसाइड किया कि 3 पार्ट पे हम इस दीवार को तोड़ने का प्रयास करेंगे, लगातार गोलाबारी हम उसी जगह करेंगे। अब देखो, इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, अभूतपूर्व घटनाएं, इनका संयोग भी होता है कुछ।
जैसे आप तोड़ रहे हो, उसमें लगातार लगे हुए हो, तब तक एक तोप फट जाती है, मोहम्मद सेकंड पास में खड़े होते हैं, वो भी घायल हो जाता है, उसका जो इंजीनियर था वो भी घायल हो जाता है, किसी तरह दोनों बचते हैं, फिर निमार करते हैं, फिर तोप बनाते हैं वापस, फिर अटैक करते हैं। अब एक तोप उस जमाने की तोप कितना हिस्सा तोड़ सकती है, 5 फीट का बना सकती है। अब उस 5 फीट के गड्ढे से कितने सैनिक घुस सकते हैं एट ए टाइम, 4-5, उधर तलवार लिए भाला लिए खड़े हैं लोग मारने के लिए, तो आप कितना ही डालोगे उतने ही मारे जाओगे। लेकिन कुछ ऐसी होती है ना, इतिहास लिखा जाना होता है, कहते हैं ना कि तो समय भी साथ देता है और परिवर्तन भी होता चला जाता है। वो दरारें टूटने लगी, दरार बनी, उस दरार से सैनिक घुसने का प्रयास करते हैं, तीरंदाजी हो रही, तलवार चल रही है। घटना कैसे करवट लेती है, जैसे हमारे यहाँ हॉस्टल में परंपरा है, कोई इमरजेंसी की मैसेज देना होता था वार्डन को, तो एक चौकीदार हमारा घंटी बजाता था, बड़ा सा घंटा, सारे लोग हम लोग कॉमन हॉल में इकट्ठा हो जाते थे। तो वहाँ कोई प्रॉब्लम होती थी, इमरजेंसी आती थी, तो वहाँ बड़ा बेल बजाया जाता था सोफिया गर्सिया चर्च से, तो लोगों को ये अलार्म होता था कि इमरजेंसी आ गई, दुविधा आ गई। अब देखो इस युद्ध का कैसे क्या कहते हैं सहयोग बन रहा है। तो उसकी माँ कहती थी रेड एप्पल निकलेगा, बृहस्पतिवार का दिन था। अब उस क्रीक से लोग घुसने का प्रयास कर रहे हैं, और जो जस्टिनी था उसका सेनापति जस्टिनी घायल हो गया एक तीर से। तो जैसे कोई सेनापति घायल हो जाता, थोड़ा सी सेना का मोरल डाउन हो जाता है, और उस क्रीक से सेना घुसने का प्रयास कर रही है, घुस रहे हैं, मारे जा रहे हैं, घुस रहे हैं। एक अति उत्साही सैनिक चढ़ गया मेन गेट पे, और उसने ऑटोमन साम्राज्य का झंडा लगा दिया, बैजेंटाइन साम्राज्य का उतार के। वहां से एक पादरी ने देख लिया, पादरी डर गया, उसे लगा कि सेना अंदर आ गई, पूरा कब्जा हो गया। तो उसने क्या कहते हैं इमरजेंसी बेल बजा दी, इमरजेंसी बेल बजा दी, तो कहते हैं कि हौसला टूट गया, तो जो जहां था वो बचने के लिए भागने लगा। तो क्रीक छोड़ दिया, सेना अंदर घुसी, सुल्तान अंदर गया, शहर में कई दिन लूटपाट चलती रही, और जस्टिनी भी अपनी सेना लेके इटली भाग गया। जैसे कहते हैं क्राई की सेना थी वो, भाड़े का सेनापति था वो, भाग गया। अब मोहम्मद सेकंड बड़ा दुखी हुआ जब उसने देखा कि इस समृद्धशाली शहर के बारे में मैंने सुना था, ऐसे समझ लो तत्कालीन आज का बीजिंग या न्यूयॉर्क जैसा शहर, उस जमाने का शहर था वो, सबसे समृद्ध विकसित शहर था। उसको लूटपाट हो चुकी थी, लूटा जा चुका था, सिर्फ बिल्डिंग बची हुई थी। उसे दुख हुआ, उसे लगा कि इसका मतलब वैभव लौटाया जाना चाहिए। सारे लोग यूरोप भाग चुके थे। बहुत प्रयास किया मोहम्मद सेकंड ने कि लोग वापस बसे, दार्शनिक वापस बसे, पेंटर वापस आए, कभी वापस आए, लेकिन कोई आया नहीं। उस बृहस्पतिवार को ईसाई लोग आज भी काला दिवस मनाते हैं, और उस दिन को और उन लोगों ने उसी दिन से यूरोप में पुनर्जागरण स्टार्ट कर दिया। साइंस को वो लोग बहुत आगे ले गए, एक तरीके से कहते हैं कि उन्हें सबक मिला, और ऑटोमन साम्राज्य अपनी समृद्धि बढ़ाता गया। ऐसे समझ लीजिए कि उसका पूर्वी छोर बगदाद यानी इराक तक था, दक्षिणी छोर मोरक्को तक था, और पश्चिमी हिस्सा अल्जीरिया तक था, और पूर्वी हिस्सा रोमानिया तक था, जिसमें वर्साय है और ये सब शहर हैं, वहां तक था। इतना बड़ा साम्राज्य फैला। लेकिन सुलेमान ने जीता, तो उसके बाद के भी जीता, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उस कल्चर को, इस्लामिक कल्चर को, उन्होंने साइंस से दूर हटना शुरू कर दिया। तो वो एक तरीके से रूढ़िवाद की तरफ जाने लगे, और यूरोपियन जो आजकल वेस्टर्न वर्ल्ड जिसको कहते हैं हम, यूरोपियन देश, वो बहुत तरक्की करने लगे। वो साइंस के साथ साथ उन्होंने पुनर्जागरण किया, उन्होंने धार्मिक सुधार किए, बहुत सारी चीज़ें लाए, और आगे निकलते चले गए। तो इस तरीके से ये सबक था। वो 1453 की बात है ये, जब ये ऐतिहासिक घटना हुई, बैजेंटाइन साम्राज्य का सूर्य अस्त हुआ, और ऑटोमन अर्थात उस्मानिया साम्राज्य का टर्की का कस्टूनतुनिया के ऊपर विजय हासिल की, जो आज का इस्तांबुल है। वो चर्च सोफिया गर्सिया चर्च महत्वपूर्ण है, उसे अब मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। उसमें कुछ और रूढ़िवादी लोग थे जिनका यूरोपियन से मैच नहीं खाता था, कहते हैं मोहम्मद सेकंड ने उनको नहीं छेड़ा, उनको एज इट इज रहने दिया गया। तो इस तरीके से एक सभ्यता का सूर्यास्त हुआ, एक सभ्यता का सूर्योदय हुआ। इस तरीके से सभ्यताएं आती जाती हैं, चलता रहता है, एक चक्र है। कुछ काल तक किसी का राज्य रहा, कुछ काल तक किसी का राज्य रहा, सत्ताएं बदलती रहती हैं, इसमें उन्होंने चेंज भी किया।
उन्होंने पहले सल्तनत समाप्त किया, फिर उन्होंने गणराज्य बनाया। गणराज्य के बाद उन्होंने अभी 24 में खिलाफत का भी वो अंत कर दिया एक तरीके से। तो धीरे धीरे समय परिवर्तनशील है, चीज़ें बदलती जाती हैं। तो अगर ओटोमन साम्राज्य की आपकी स्टोरी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिएगा। थैंक यू।